जन नागरिक परिषद जयपुर के तत्वाधान में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की बलदेवा क्लिनिक जो सेंटर है मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने, वहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ फ्री मेडिकल चेकअप कैंप और परामर्श शिविर आयोजित हो रहा है। इसमें जन नागरिक परिषद और सीनियर सिटीजन फोरम के काफ़ी सारे लोग पधार भी चुके हैं, आ भी रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इसमें कैंप में और हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ लें। वर्ष पर्यंत भी हॉस्पिटल हमारा साथ देगा। धन्यवाद। मोती डूंगरी गणेश मंदिर के सामने जो आज ये कैंप लगा है, सीनियर सिटीजन्स के लिए आज इसमें क्या विशेषताएं रखी है, क्या सुविधाएं रखी है? सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखते हुए हमने फिजियोथेरेपी सीनियर सिटीजन्स का प्रिय सब्जेक्ट है, उसकी सेवाएं हॉस्पिटल की तरफ से आज प्रदान की जाएंगी। और भी जैसे सीनियर सिटीजन्स इस एज में आके डिप्रेशन में आ जाते हैं, उसके लिए काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, वो उनको भी बुलाया है परामर्श देने के लिए। और वो उनको अगर किसी तरह की कोई समस्या हो उसका भी वो पूछ के डॉक्टर से समाधान प्राप्त करते हैं। सर, आज के मेडिकल कैंप में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई है? नमस्कार, मेरा नाम जैद है। मैं महात्मा गांधी की मार्केटिंग एंड पीआर टीम से हूँ। बेसिकली हमने चिकित्सा परामर्श शिविर रखा है जो कि सीनियर सिटीज़न फोरम और अजीतगढ़ नागरिक परिषद के एसोसिएशन में। इस शिविर में हमने कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन रखी है जो कि फिजियोथेरेपी, डेंटल एंड साइकियाट्री और एक जियाट्रिक मेडिसिन होती है उसकी कंसल्टेशन रखी है। जनरल मेडिसिन भी है यहाँ। इसके साथ साथ सुविधाएं और ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ECG की भी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। डेंटल OPD में यहाँ पे दी जा रही हैं और फिजियोथेरेपी में यहाँ पे दी जा रही है। इसके अलावा जो भी अपने सीनियर सिटीज़न फोरम और अजीतगढ़ नागरिक परिषद के जो भी मेंबर्स हैं, वो कोई भी इसके अलावा अन्य सेवाएं लेते हैं, उस पर विशेष छूट भी दी जाएगी। निःशुल्क सेवाएं क्या क्या है? निःशुल्क सेवाएं हैं कंसल्टेशन, जो भी मैंने अभी आपको बताई, और इसके अलावा ब्लड प्रेशर, ECG और ब्लड शुगर, ये निःशुल्क सेवा है। थैंक यू वेरी मच। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कार्डियो रेस्पिरेटरी। आज मैं आपसे फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। फिजियोथेरेपी क्या है, हमें कब फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, फिजियोथेरेपी की डिमांड आजकल कितनी है कितनी नहीं। आप सभी ने सुना होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, हमारा धन होता है। और हमारी हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन है पेन, और उसी पेन को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। फिजियोथेरेपी कई तरह की होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजियोथेरेपी लाइक ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में हम जॉइंट रिलेटेड फिजियो करते हैं, जैसे अर्थराइटिस रिलेटेड पेन का हम इलाज करते हैं। नी रिप्लेसमेंट जब किसी का हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम हम उसको देते हैं। न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती है लाइक स्ट्रोक, सेरिब्रल पाल्सी पेशेंट्स, इन सभी का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम और इन सभी की प्रॉब्लम्स को खत्म किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इतना ही नहीं है, फिजियोथेरेपिस्ट का रोल प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करना तो होता ही है, साथ ही प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसके कॉज को खत्म करना भी होता है, उसके
तो उसके पेन को जड़ से खत्म करना होता है, ना कि सुपरफिशियली। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि फिजियोथेरेपी हमने 5 सेशंस ले लिए, 7 सेशंस ले लिए, बट हमें पेन से छुटकारा नहीं मिला, दर्द से छुटकारा नहीं मिला। फिजियोथेरेपी के बाद हम जब इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी देते हैं तो हम होम बेस्ड प्रोग्राम भी देते हैं उनको कि आप घर जाइए और घर पर आपको ये सब एक्सरसाइज करनी होती है। बट जब वो ये सब एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस प्रोग्राम को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको वो लाभ नहीं मिल पाता, वो फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। तो वो इंश्योर करें कि जब वो फिजियोथेरेपी यहाँ से करवा कर जाएँ तो वो घर पे जा आप सब सेटिस्फाइड होंगे कि फिजियोथेरेपी क्या है और फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है, फिजियोथेरेपिस्ट का हमारे जीवन में क्या रोल है, हमारे पोस्चर को करेक्ट करने में। आजकल हमारी जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बहुत बिजी लाइफ स्टाइल है, करेक्ट पोस्चर में नहीं होना, भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, तो इसलिए फिजियोथेरेपी का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। Instead, I should say oral health awareness. तो oral hygiene basically होता क्या है? Oral hygiene is keeping your mouth healthy and clean. माउथ में क्या सिर्फ दांत नहीं आते हैं, इंक्लूड्स आपकी जीभ भी आती है, आपका म्यूकोसा अंदर का जो गाल का पोर्शन होता है, आपका पैलेट आता है। तो अपन क्या सबसे इग्नोर्ड है दांत, है ना। दर्द होता है तो लौंग डाल दिया हमने फिटकरी का कुल्ला कर लिया, खून आ रहा है तो ठीक है। बट ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपकी सिर्फ ये मुंह को ही नहीं रेस्ट्रिक्टेड रहता, ये आपकी सिस्टमिक डिजीजेस, ये उसका भी कारण है। रिसेंटली 2021 में जो अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी है, उन्होंने रिसर्च करी है कि देयर इज़ वेरी मच दिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से डायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट से, ओरल हेल्थ से। क्योंकि आपके जो 500 बिलियन से भी ज़्यादा हमारे मुंह के अंदर माइक्रोब्स रहते हैं, कीटाणु जिसे कहते हैं, वो ब्लड के वाया दे आर गोइंग थ्रू अ बॉडी, है ना, एंड स्पेशली दे आर गोइंग टू अ हार्ट, दे आर गोइंग टू अ लंग्स। फिर उसके बाद तो हम उनकी क्लीनिंग कैसे करते हैं, है ना। नॉर्मल ब्रशिंग तो हम सब लोग करते हैं, सुबह कर लेते हैं, रात को कर लेते हैं, इट्स जस्ट नॉट अबाउट ब्रशिंग। आपको अपनी टंग भी क्लीन करनी होती है। कितनी बार ओरल थ्रश, वाइट कलर का ओरल थ्रश लग जाता है, धीरे धीरे इफ यू इग्नोर दैट लीड्स टू कैंडिडियासिस, फंगल इन्फेक्शन होता है जो अगर आपके लंग्स में पहुंच गया तो वो सिस्टमिक कैंडिडियासिस कर देता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है अगर आपने अपनी टंग क्लीन की थी। फिर कंटिन्यूस किसी के सोलन गम्स होते हैं, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, मुंह में से स्मेल आती है, तो ये अगर हमने इग्नोर किया तो ये धीरे धीरे करके ये सिस्टमिक डिजीजेस हो जाती हैं। ये स्पेशली डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो होता है उनमें बहुत होता है। मतलब ये कोरिलेशन दिखा देता है। माउथ क्या होता है, डॉक्टर फेमस यूएस सर्जन है जिन्होंने एक बुक लिखी थी मिरर ऑफ द बॉडी, उसमें उन्होंने एक लाइन कोट की थी, योर माउथ इज द मिरर ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ। उसका मतलब ये है कि कोरिलेशन हमारा माउथ साइंस पहले से बताने लग जाता है। आपकी सोलन गम्स हैं, आपका ब्लीडिंग हो रहा है, मुंह में से ब्लड स्मेल आ रही है, तो ये इंडिकेशन हो सकते हैं आपके डायबिटीज़ के, आपका हाइपरटेंशन के, आपकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के, स्पेशली जिनके आर्टिफिशियल वॉल्स होते हैं, उन लोगों में पहले ही ये साइंस दिखने लग जाते हैं। तो हमको कैसे करना है, 2 टाइम्स आपको ब्रशिंग करनी है, ब्रशिंग टेक्निक भी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे करके हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हमेशा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट टू द गम डायरेक्शन। उसके बाद हमारे को हमारे सारे जितने भी हमारे दांत ऊपर से अंदर से हर तरफ से क्लीन करना होता है, गोल गोल डायरेक्शन में घुमाना होता है। जो ब्रिसल्स होते हैं वो हमारे सॉफ्ट होने चाहिए। अगर हार्ड ब्रिसल्स होंगे तो आपका नॉर्मली भी वेयर एंड टेयर हो रहा है आपके दांतों का ना। इनामल हमारी जो ऊपर की परत होती है जो हमारे दांतों को सेंसिटिविटी से बताती है, वो नॉर्मली भी इरोड हो रही है। ऊपर से हम हार्ड ब्रश से अगर उसको लगातार ब्रश करते रहेंगे तो वो और ज़्यादा हटने लग जाएगा। तो वो सेंसिटिविटी जो बार बार होते हैं ना, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि वो 3 मंथ्स में हम चेंज करें। रेगुलर हमारी 6 मंथ्स की विजिट होनी चाहिए डेंटिस्ट को, जो कि नोटिस कर लेता है चेंजेस को। कितनी बार कोई दांत होता है तीखा होता है, स्पेशली जो अकल डाढ़ होती है हमारी, वो हमारे कंटिन्यूसली पीछे कोई जगह घाव कर रही होती है, पर हम इग्नोर कर रहे होते हैं, अरे चलने दो जब तक, वो आपका कैंसर में क्रिएट कर सकता है, क्योंकि कंटिन्यूस इरिटेशन म्यूकोसा को कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद में अगर फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में आपको पता चल जाए तो क्या वो क्योरेबल होता है। एक बार आपका लेटर स्टेजेस में आ गया तो एक बार तो वो हड्डी पूरी हटती है, क्योंकि आपको हटाना पड़ता है। उसके बाद वो सिस्टमिक भी इंक्लूड आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है वो कैंसर। सेकेंडरी कैंसर जो होता है ना, जो कि बॉडी में फैल गया, आपके प्राइमरी लीजन से वो कहीं और फैल गया। तो इसलिए ओरल हेल्थ जो है वो सबकी क्लीनिंग, और ये जो क्लीनिंग होती है दांतों की, नॉर्मल ब्रशिंग से तो हम करते ही हैं, पर किसी के जिनकी मसूड़े फूल गए हैं, ब्लड आने लग गया,
उनमें एक बार को स्केलिंग से क्या, जो टार्टर जम जाता है कैलकुलस हार्ड वाला, वो आपकी ब्रशिंग से नहीं हटता है, वो हमको स्केलिंग से ही हटाना पड़ता है। और ये मिथ होता है लोगों का कि हमने स्केलिंग कराई तो हमारे दांत हिलने लगे। नहीं, दांत नहीं हिलेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन से हम जो आपका टार्टर जमा है हम सिर्फ वो हटा रहे हैं। आपके दांत टिके हुए थे उस कचरे के बल पे, उस कचरे को हमने हटाया है, जिसको अब आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करके उसको वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। टाइम लगता है, बट आप मसाजिंग करोगे, आप माउथ वॉश यूज करोगे, इन सब से वो वापस आते हैं। पर एक बार को वो हटाना पड़ेगा। अगर आप वो कचरे को हटाएंगे ही नहीं स्केलिंग से, तो वो आपका वहीं रहेगा, वो धीरे धीरे मसूड़े नीचे रिसीव करते जाएंगे एंड दैट विल लीड टू मोबाइल दांत, आपके दांत हिलने लग जाएंगे और दांत गिरने लग जाएंगे। और स्माइल एक्चुअली मुझे नहीं लगता बिना दांत के अच्छी लगती है। सो आई थिंक ओरल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अपने यहाँ पे सारी फैसिलिटीज हैं, RCTs के लिए एक्सेट्रा एवरीथिंग। तो मैं भी नी रिप्लेस करवाते हैं, जैसे मैंने रिप्लेस करवा चुका हूँ, तो आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि, और ऑपरेशन में तो क्या होता है कि धीरे धीरे हिलअप होता है। इसमें क्या है, घुटने जब रिप्लेस करवाते हैं तो उसमें दूसरे दिन से इसी एरिया की एक्सरसाइज करवाते हैं, और इसलिए वो कहते हैं ना बड़ा 1-1.5 महीने बड़ा पेन वेन होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसी एरिया को आपको टोन अप करना है। दूसरा, जैसे आपने बताया मुंह की सफाई, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हम तो स्टूडेंट रहे हैं, मतलब स्टिल आई एम स्टूडेंट, आई हैव बीन प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड वाइस चांसलर ऑफ। हाँ, तो वो जो ब्रश है उस पे इतने कीटाणु होते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, कहीं पटक देते हैं, कहीं पटक देते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन सब चीजों का ध्यान रखना। अगर हम बहुत ही केयरफुल है इन चीजों के लिए तो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। बस मैं आता हूँ बस। तो ये एक्चुअली डेली लाइफ में बहुत ही जरूरी है, कैसे दांतों की सफाई करें, कैसे ब्रश करें, सुबह शाम करें। हम वो उसमें घुमाते रहते हैं तो उससे जो हमारे गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, ये मसूड़े तो घिस जाते हैं बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ही इट्स एन आर्ट, ये भी एक आर्ट है कि ऊपर से नीचे बिल्कुल हल्के हाथ से। और डॉक्टर साहब से मैं भी निवेदन करूंगा कि कौन सा ऐसा टूथपेस्ट है, कौन से ऐसे टूथपेस्ट है जिनको आपको प्रायोरिटी देना चाहिए। टूथपेस्ट जेल बेस्ड ना, जो नॉर्मल वाइट होते हैं ना, सिर्फ एक्चुअली वही बड़ा प्रचार करते हैं। मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो यूजलेस है, इसको करिए ही मत, क्योंकि ये ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें जड़ी बूटी इतनी डाली हुई है। हाँ, ये इनमें कुछ नहीं होता, उनका कोई योग ही नहीं है, उनका कोई यूज नहीं। तो इसलिए मतलब मेडिकल एड, और वी आर वेरी लकी टू हैव द स्पेशलिस्ट विद अस टुडे इन द मॉर्निंग, एंड इन्होंने जिस तरह से हम लोगों को गाइड किया है, द एंटायर ग्रुप इज वेरी थैंकफुल टू यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। मतलब फिजियोथेरेपी के लिए मैं एक परिषद की चेयरमैन और हमारे संरक्षक प्रज्ञाधारी जो फिजियोथेरेपी की सर एक बार बैनर के बीच में देखिए था। डॉक्टर साहब आप भी आ गए, थोड़ा सा उधर बैनर के बीच में। थोड़ा सा इधर आप भी इधर हो, डॉक्टर साहब इधर हो, पुरस्कार लेने वाले हो गया। दवाई लेने में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और जैसे बीपी शुगर की लेती हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट को क्या भ्रांति होती है कि जनता में सब भ्रांति ये पाई जाती है कि ये सोचती है कि दवाई लंबी चलेगी। मैं साइकिल के पास यूज हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ, डिप्रेशन हो तो पागल थोड़ी हो गया, मैं नहीं रहा, मैं दवाई नहीं खा,
और दवाई पता नहीं पड़ जाएगी, बहुत सही बात, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं। इसका कई बार मैं इंटरव्यू जब मेरे यूट्यूब पे आते रहते हैं, न्यूज़पेपर में मेरे इंटरव्यू आते हैं, मैं बोलता रहता हूँ कि ये जब एक तो फैक्ट है, एक मिथ है, भ्रम और वास्तव तथ्य क्या है। तो तथ्य ये है कि बिल्कुल कोई आदत नहीं पड़ती है, कोई डॉक्टर दवाई नहीं चलती है, सब स्मूथली होता है। तो ये मेंटल हेल्थ के बारे में मैंने आपको ब्रीफ संबोधित किया है। ये बीमारी है सर, हाँ ये बीमारी है और इसका इलाज भी है। इलाज भी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम लोग साइकिट्री वाले हैं, साइकिट्रिस्ट है। और मैं इसके बाद नेक्स्ट जो आपको ब्रीफ करेंगे जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ, या यूँ कहें कि 50 के ऊपर, मोस्टली 60 के ऊपर जो हेल्थ के बारे में थोड़ा दो सब कहेंगे डॉक्टर। सिटीजन्स का सिस्टम या फिर कहेंगे जेरियाट्रिशियन, मैं ओनली उनको देखता हूँ जिनकी 60 एंड अबव। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन होते हैं, ठीक है। इनके बुजुर्ग होते हैं, उनकी अपनी कुछ समस्याएं होती है जो कि हमारी मेन स्ट्रीम से अलग होती है, जैसे कि बार बार गिरना, बार बार पेशाब का आना, या फिर बार भूलने की दिक्कत आ रही है, या एक साथ बहुत सारी बीमारियाँ होना और बीमारियों की वजह से बहुत सारी दवाइयाँ एक साथ लेना। ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमारी मेन स्ट्रीम की जो मेडिसिन ब्रांचेज होती है उसमें हम मैनेज नहीं करते हैं, तो इस ब्रांच को बनाया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसी से। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें पता है कि हर ऑर्गन सिस्टम में, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, अपने गुर्दे है, ब्रेन है, इनकी क्षमता धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसी तरीके से इन्फेक्शन से लड़ने की भी क्षमता कम होती है। इसको अगर डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलें तो होम्योस्टेनोसिस बोलते हैं, ठीक है। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ता है कि मान लो कि कोई छोटी सी बीमारी हो, जैसे कि कोई गिर जाता है या फिर छोटा सा जुकाम हो जाता है, तो उससे जो रिकवरी के चांसेस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। कि हम सब ने देखा है कि अगर मेरी उम्र में 20 से 30 की उम्र में कोई बीमार होता है तो उसको छोटा सा जुकाम होता है और ठीक हो जाता है। वहीं अगर बुजुर्गों की बात करें तो वो छोटा सा जुकाम विकराल रूप धारण करता है, पेशेंट को भर्ती करना पड़ जाता है, और हो सकता है कि कई बार हमें उन्हें खोना भी पड़ता है। और इसके साथ साथ जब वो वापस घर पे आते हैं ठीक होके अस्पताल में भर्ती होने पर, तो हम देखते हैं कि वो सेम नहीं रहते जो पहले थे और आज है। उन्हें लगवाना चाहिए तो किसको लगवानी चाहिए? वैसे तो ये सब में रिकमेंडेड है जिनकी उम्र 19 साल या उससे ऊपर है, लेकिन 60 साल से ऊपर तो सबको लगवानी चाहिए। और ये क्या करता है, फ्लू जो इन्फ्लुएंजा होता है हर 4-5 साल में घूम के वापस आ जाता है अपना रूप बदल के, ठीक है। और उससे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कोविड फैलाता ऐसे ही फ्लू के आउटब्रेक होते रहते हैं, जैसे स्वाइन फ्लू का आपने नाम सुना है, ठीक है, बर्ड फ्लू का आपने नाम सुना है। इन्फ्लुएंजा के और वायरसेस होते हैं वो ऐसे सारे डिजीज करवाते हैं। इसमें होता क्या है, पहले थोड़ा सा जुकाम होगा, खांसी होगा और नीचे स्प्रेड होकर लंग में चला जाता है, फिर न्यूमोनिया हो जाता है और ब्लड में फैल सकता है और वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़ सकती है। अगर हम ये वैक्सीन लेते हैं तो जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज है उनसे बच सकते हैं। जैसे हम बच्चे को टीका लगते हैं तो निशान बन जाता है, वैसे यहाँ भी निशान बन जाता है और फीवर रह सकता है 2 से 3 दिन, उसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं। सब लोग रिसर्च होने के बाद हुए सर जो आपने बताया ना, हाँ हाँ तो लोग रिसर्च के बाद हुए, जैसे कोविड में बहुत जल्दी वैक्सीन आ गया था और न्यूमोकोकल का वैक्सीन तो उससे भी पुराना है, लेकिन अभी क्या है कि धीरे धीरे इसकी एफिकेसी बढ़ गई है। पहले अलग मॉडल में वैक्सीन देते थे, अभी अलग से देते हैं, लेकिन ये टेस्टेड डेट वैक्सीन होती थी, सिर्फ पिलाते थे और बाकी जो लोग थे अभी क्या हो गया टीका भी लगता है। पहले 3 वैक्सीन पिलाते हैं फिर चौथा टीका लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर मैं बताना चाहूँ तो ओरल पोलियो केस के साथ में ऐसा होता था कि 10 लाख लोगों में 2 लोगों को दवाई इसे वैक्सीन से पोलियो जाता था, ठीक है। तो अब सरकार धीरे धीरे करके क्या कर रही है कि उसको खत्म कर रही है, लेकिन 10 लाख में 2 लोगों को हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके सामने बहुत ही छोटा नंबर है। इसी तरीके से कोरोना की एक वैक्सीन थी जिसके अंदर ऐसा देखा गया था कि इम्बोलिक फिनोमेना, जिसमें क्या होता है ब्लड जम जाता है, वो होता है। आपकी बात सही है, लेकिन वो एक्सट्रीमली रेयर था, जैसे 10 लाख में 1 या 2 बंदों को ही हो रहा, ठीक है। वैसे अगर मैं इनकी बात करूं, जो न्यूमोकोकल, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज जोस्टर, टेटनस जो बताया, इनमें एक भी केस नहीं देखा गया इसमें। सर डॉक्टर साहब
अंतराज जी भाई साहब इधर आओ भैया आगे स्टेज पे। भैया आप जी आप भी आ जाओ आओ सुबह जी आओ इधर आओ आ गया हाँ चलो अंतराज जी वैसा सेंटर ले अगर ये 100% कोज है न्यूमोनिया होने के, ठीक है, तो उसमें से इतना प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट 30% ओके ये आपका जो कैप है ना वहाँ पर नहीं बता रहे आप एक बार आप नहीं लगाओ ये कैप है ना उसका बॉर्डर नीचे आपको टच होता होगा ना तो वो